हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में चैप्टर 1 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसी के आगे के जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इससे पिछली क्लास में हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो पिछले वीडियो की लिंक हमेशा की तरह आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने मेंशन करी है, तो प्लेलिस्ट के थ्रू ही देखिए कोई भी चैप्टर। तो इसके अलावा अगर कोई भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, तो वहां से आप कोई भी चैप्टर आसानी के साथ देख सकते हैं। ठीक है, और भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी अगर नया वीडियो आता है या कोई नई पोस्ट आती है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला जा रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस f सच दैट n टू z एंड g सच दैट z टू z। तो देखिए यहां पर हमको दो फंक्शन के एग्जांपल देना है। कहने का मतलब ये कि अब ये एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बुक में हमको जो दिया जाएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन क्या है कि यहाँ पर बोला गया है वही कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि ये दोनों फंक्शन इस तरीके से एग्जाम्पल हमको देना है सच दैट गॉफ इज इंजेक्टिव बट जी इज नॉट इंजेक्टिव। गॉफ इंजेक्टिव होना चाहिए, इंजेक्टिव मतलब 1-1, तो गॉफ 1-1 होना चाहिए बट जी जो है वो 1-1 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमको ये दो फंक्शन का एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये फंक्शन हम लेंगे कैसे ये हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो हमको दो फंक्शन के एग्जाम्पल्स यहाँ पर देना है। पहला फंक्शन है n टू z। तो ध्यान दीजिए नेचुरल नंबर टू इंटीजर। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, सारे के सारे अपने पॉजिटिव नंबर 1 से लेके आगे तक। ठीक है, लेकिन कंप्लीट नंबर। और जो z मतलब z किसको शो करता है, इंटीजर को। इंटीजर क्या होते हैं अपने पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीट नंबर होते हैं, यानी कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जीरो भी इसमें इंक्लूड रहेगा और 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर इंटीजर में आते हैं। ठीक है, मतलब जो ये फंक्शन हम लेंगे इसका डोमेन नेचुरल नंबर होना चाहिए, को डोमेन इंटीजर होना चाहिए। दूसरा फंक्शन जो हमको यहाँ पर एग्जाम्पल देना है वो है z टू z, मतलब इंटीजर टू इंटीजर, यानी डोमेन भी इसका इंटीजर है, को डोमेन भी इसका इंटीजर है। और हमको एक चीज बोली जा रही है कि हमको इन दोनों के एग्जांपल इस तरीके से देना है कि जो गॉफ है ना वो इंजेक्टिव होना चाहिए, गॉफ इज इंजेक्टिव। तो गॉफ की भी बात कर लेते हैं। मतलब अब गॉफ कहाँ से कहाँ होगा ये हमारा किससे डिसाइड होगा भाई, आपको ये चीज पता है, हमने ये चीज पढ़ी है कि जैसे ये और ये है हमारा, तो ये हमारा है f। ठीक है, नेचुरल नंबर टू इंटीजर, और इसके बाद जी की बात हो रही है तो इंटीजर टू इंटीजर है, तो इंटीजर टू इंटीजर यहां पर हम बना लेते हैं अपना जी। तो ये हमारा फंक्शन है जी। ठीक है, ये इंटीजर टू इंटीजर। और हमको बोला है गॉफ, तो गॉफ हमारा कहां से कहां रहेगा, ये रहेगा हमारा गॉफ। तो इसका डोमेन हो जाएगा नेचुरल नंबर, को डोमेन हो जाएगा z, किसके लिए, गॉफ के लिए। तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर टू इंटीजर। तो ये बात अपने को पता होना जरूरी है क्योंकि उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये इंजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमको इसका डोमेन को डोमेन पता होना चाहिए। इतना हमने पता कर लिया। अब हमको एग्जांपल देना है इन दोनों के, ये दोनों फंक्शन हमको अपने मन से एग्जांपल देना है। तो कैसे देंगे, सबसे पहली चीज तो इन्होंने बोला है कि गॉफ इंजेक्टिव होना चाहिए लेकिन जी नहीं होना चाहिए। तो जी इंजेक्टिव ना रहे तो ऐसा क्या हम इसके लिए एग्जाम्पल दें जिससे कि हमारा जो जी फंक्शन है वो इंजेक्टिव ना रहे, यानी 1-1 ना रहे। तो इसको अलग से समझते हैं भाई, जी की बात करते हैं, इसको अलग से समझ रहे हैं। तो जो हमारा जी फंक्शन है ये अपना इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है। बात समझ में आ रही, इंटीजर मतलब कि भाई यहाँ पर अपने बहुत सारे नेगेटिव नंबर -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, इस तरफ भी कई सारे नंबर, इस तरफ भी कई सारे नंबर, बस कंप्लीट नंबर होना चाहिए, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव। अब इंटीजर टू इंटीजर तो यहाँ पर भी वही के वही सेम एलिमेंट रहेंगे कि -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, इधर भी कई सारे नंबर इधर भी कई सारे नंबर। तो अब हमको ये जो जी फंक्शन है जी ऑफ एक्स इस तरीके से लेना है कि ये अपना 1-1 ना हो, इंजेक्टिव ना हो। तो 1-1 की कंडीशन क्या होती है, 1-1 में हम देखते हैं अपना डोमेन, कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज को डोमेन में होनी चाहिए, तो वो फंक्शन हो जाता है हमारा 1-1। मतलब कि मान लो अगर हमने यहाँ पर ले लिया x, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपने देखो x किसको बिलोंग करेगा, अपने डोमेन को, और हालांकि अपना जो डोमेन को डोमेन सेम ही है तो इतनी कोई दिक्कत आनी नहीं है। तो x अपना यहाँ से बिलोंग करेगा और जो
जी ऑफ एक्स यानी कि जिसको हम लेते हैं वाई, ये अपना बिलोंग करेगा यहाँ से। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर मान लो z यानी इंटीजर रखते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ अगर -2 रखा तो आप ये देखिए कि x की जगह पे -2 रखने पे जी ऑफ एक्स भी -2 आया, मतलब कि -2 की इमेज -2 हो जाएगी। फिर -1 रखोगे तो -1 की इमेज -1 हो जाएगी, 0 की 0, 1 की 1, 2 की 2, तो ये तो 1 1 हो जाएगा। हमको बनाना है कि ये 1 1 ना रहे, तो अब 1 1 ना रहे इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करें कि ये 1 1 ना रहे मतलब मैनी 1 हो जाए, और मैनी 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ के 2 एलिमेंट की एक इमेज बना दें। तो आप एक चीज देखिए कि ये जो -2 है और ये 2 देख रहे हैं आप, -2 और +2, अगर इन दोनों की एक ही इमेज यहाँ पर बनाना है तो उसके लिए हम क्या करें कि भाई ये 2 है लेकिन ये -2, इसका 2 का जो माइनस है ये हटाना है। तो भाई किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे हम स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल, कि भाई अगर -2 को हमको पॉजिटिव बनाना है तो आप उस पर स्क्वायर कर दो तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक काम ये कर सकते हो, दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप इस पर मॉडुलस लगा सकते हो तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये दोनों काम कर सकते हो। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो जी ऑफ एक्स है, ये हमने अभी x लिया था, x पे हमारा काम नहीं बन रहा है, x पे तो 1 1 आ रहा है मतलब इंजेक्टिव आ रहा है, लेकिन हमको इंजेक्टिव नहीं चाहिए। तो आप इसमें दो काम कर सकते हैं। पहली चीज तो आप चाहो तो इसमें मॉडुलस लगा सकते हो, मॉडुलस लगाओगे तब क्या होगा, -2 की इमेज भी 2 रहेगी और +2 की इमेज भी 2 रहेगी, तो ये मैनी 1 हो जाएगा। देखो भाई x बिलोंग्स टू z है, तो यहाँ पर अगर आप g ऑफ x की जगह पे आपने रखा -2, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप -2 रखोगे मॉडुलस के अंदर तो ये 2 देगा, और यहाँ पर 2 रखोगे मॉडुलस के अंदर तब भी ये 2 देगा, ठीक है। तो -2 और 2 इन दोनों को रखने पर आपको जो आउटपुट मिल रहा है ये 2 ही मिल रहा है, यानी -2 और 2, -2 और 2 की इमेज आपकी 2 हो रही है, तो ये हो गया मैनी 1। अपन ने पढ़ा था तो -2 और 2 की इमेज 2 हो रही है, तो ये हो गया मैनी 1, तो मतलब मैनी 1 हो गया, मतलब ये 1 1 नहीं रहा। और एक और चीज आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहो तो आप इस पे स्क्वायर लगा सकते हो। स्क्वायर लगाने पे क्या होगा, यहीं पर समझते हैं अपन इसको, कि अगर आपने x की जगह पे -2 रखा तो -2 का स्क्वायर कर लो, और 2 अकेला है तो 2 का स्क्वायर कर लो, -2 के स्क्वायर पे भी आपको 4 मिलेगा, 2 के स्क्वायर पे भी 4 मिलेगा। तो यहाँ पर नंबर तो और आगे ना भाई, इंटीजर तो अपने बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर आप स्क्वायर लेते हो तो -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4, तब भी आपको मैनी 1 मिल रहा है। तो ये दो फंक्शन ऐसे हैं जो कि आप g ऑफ x के लिए ले सकते हैं, इससे भी आपका फंक्शन जो है ये मैनी 1 हो जाएगा, यानी 1 1 नहीं रहेगा, मतलब इंजेक्टिव नहीं रहेगा। एक्स स्क्वायर लोगे तब भी आपका फंक्शन जो है ये आपका 1 1 नहीं रहेगा, यानी इंजेक्टिव नहीं रहेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा और देखना होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है तो आप बिल्कुल आसानी के साथ, बिल्कुल आराम से इस तरह के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ओके, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो जी ऑफ एक्स है आपका, ये आपकी चॉइस है, आप चाहो तो मॉडुलस एक्स भी ले सकते हो या फिर एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। दोनों एग्जांपल एक साथ नहीं देना है, क्योंकि हमको तो सिर्फ बोला है गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शन, इसके लिए एक एक एग्जांपल देना है, तो हम इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे। अभी हमने समझ लिया कि ये क्यों हो सकता है, ये क्यों हो सकता है। ओके क्लियर, चलो अब इसको हटाते हैं अपन। अब देखिए अपन ने इसके लिए तो ले लिया, अब फंक्शन एफ अपना कैसे लें, क्योंकि एफ के लिए कुछ बोला नहीं गया है, गॉफ के लिए बोला गया और जी के लिए बोला गया, एफ के लिए कुछ नहीं बोला गया है। तो गॉफ से थोड़ा सा समझते हैं कि भाई हमारा गॉफ जो है ये इंजेक्टिव होना चाहिए, इंजेक्टिव होना चाहिए। तो गॉफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये है कि जी के अंदर जो फंक्शन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। देखो गॉफ की बात करते हैं अपन, ये अपना नेचुरल नंबर 2 कहाँ डिफाइन है, जेड में, ठीक है। गॉफ की बात कर रहे हैं, गॉफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू इंटीजर। तो नेचुरल नंबर टू इंटीजर अपना गॉफ डिफाइन है। तो नेचुरल नंबर में आएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर आएगा अपना -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, यानी इस तरफ भी कई सारे नंबर, इस तरफ भी। इसमें सिर्फ 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अपने नंबर चलेंगे। अब देखो यहाँ पर हमको ऐसी वैल्यू लेना है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तभी हमको एफ ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है। गॉफ की बात कर रहे हैं तो गॉफ से हमको पता है गॉफ इंजेक्टिव होना है, मतलब गॉफ 1 1 होना है, मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ मिलनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर यहाँ पर हम x ले लेते हैं, स्टार्ट x से ही करो और फिर उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी करना है अपने हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से करते जाओ। यानी कि अगर यहाँ पर हम x लेते हैं
तो जो गॉफ है ना वो इंजेक्टिव हो जाएगा, और गॉफ ही इंजेक्टिव चाहिए। लेकिन अगर यहाँ x लेते हैं, इसका मतलब जो हमारा f ऑफ x है वो क्या हो जाएगा, x। तो इस तरीके से देखना है। तो इस तरीके से जो हमारा f ऑफ x है ये हो जाएगा आपका x। बात समझ में आ गई, बस बात खत्म हो गई। तो हमको दो एग्जाम्पल देने थे, एक फंक्शन f के लिए, एक फंक्शन g के लिए। दोनों एग्जाम्पल हमने ले लिए। अब देखिए दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दोनों इसलिए लिख लिया कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं आगे। हमने एग्जाम्पल तो दे दिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये एग्जाम्पल इस तरीके से होना चाहिए कि गॉफ इंजेक्टिव होना चाहिए। तो करते हैं, देखिए। तो भाई क्या गॉफ इंजेक्टिव है, इसको चेक करने के लिए देखिए, अब गॉफ की बात कर रहे हैं तो गॉफ कहां से कहां डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू इंटीजर। तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगी, और जो रिजल्ट आएगा यानी जो हमारा फंक्शन रहेगा y, वो किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को। तो यहां पर हम लेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस बात का ध्यान देना है आपको हमेशा। यहां पर देखो फंक्शन जनरली हम क्या लेते हैं, f लेते हैं, g लेते हैं, ठीक है। तो देखने में हमको सिमिलर लगता है, लेकिन यहां पर अब आपका फंक्शन आया है गॉफ, तो f की जगह पे हम लेंगे गॉफ। अब देखो, अब इंजेक्टिव या 1 1 शो करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जनरली f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलते हैं, और लाते क्या है x1 इक्वल टू x2, तो 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो आपका ध्यान दें, जो आपका फंक्शन है ना ये गॉफ है, तो इस f की जगह पे हम गॉफ लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा लेट गॉफ x1 इक्वल टू गॉफ x2। क्लियर, ठीक है ना, इस तरीके से लिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो g f ऑफ x1 इक्वल टू g f ऑफ x2। बात समझ में आ गई। अब f ऑफ x1, तो f ऑफ x हमने लिया x, तो यहां पर x1 है तो यहां पर x1 आ जाएगा। तो g अपना एज इट इज है, ध्यान दीजिए ना, ये g अपना एज इट इज है, इस तरफ भी g अपना एज इट इज है, सिर्फ f ऑफ x की वैल्यू रख रहे हैं। तो f ऑफ x है x, तो x1 है तो x1 आ जाएगा, यहाँ x2 है तो x2 आ जाएगा। तो ये आ गया x1, ये आ गया x2। चाहो तो यहाँ पर एक छोटा ब्रैकेट लगा दो, इतना बड़ा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए किया था कि भाई g अपना एज इट इज है। अब g x1 इक्वल टू g x2, हम g फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो g फंक्शन को देख लो आप, ये क्या है x। अब देखो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो अपन यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, और चाहो तो आप मॉडुलस x भी ले सकते हो, बात सेम ही है। तो यहाँ पर g ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भाई यहाँ पर, इसको अलग से मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो ये x1 इक्वल टू जाएगा उस तरफ रूट x2 स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा जो x2 है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने जो लिया था x1 x2, ये किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो जब हमको पता है कि भाई x2 हमारा नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, तो बाहर भी आएगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहां से x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो जनरली हम क्या करते हैं, इसको करते हैं प्लस माइनस x2 करते हैं आप, लेकिन भाई हमको ये चीज पता है कि जो हमारा x2 है, x2 ये किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं। तो इसीलिए यहां पर आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। बात समझ में आ गई, क्यों, ये मेन रीजन है इसका, ठीक। तो जब x1 और x2 इक्वल आ गए, इसका क्या मतलब हुआ कि जो गॉफ है ना भाई अपना, ये गॉफ हो गया अपना इंजेक्टिव। तो यहां लिख देंगे, सो गॉफ इज इंजेक्टिव या 1 1। बात क्लियर हो गई। तो पहली चीज तो हमने बता दी भाई कि जो हमने ये फंक्शन लिए, इन फंक्शन के एग्जांपल लिए, इसमें गॉफ तो अपना इंजेक्टिव है यानी 1 1 है। अब g इज नॉट इंजेक्टिव, तो यहां पर g के लिए करते हैं कि नाउ फॉर g ऑफ x, g की बात करते हैं। तो अब जिसकी बात कर रहे हैं उस फंक्शन को देखो कि वो कहां से कहां डिफाइन है। तो ये इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है, मतलब x वैल्यू भी अपनी z को बिलोंग करेंगी और y वैल्यू भी अपनी z को बिलोंग करेंगी। तो यहां पर अपन ने लिया x1, x2 बिलोंग्स टू z। इस चीज का ध्यान दें। देखो गॉफ के लिए x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे थे,
अब जी के लिए जो अपने एक्स की वैल्यू है वो इंटीजर को बिलोंग करेंगी। इंटीजर क्या होते हैं अपने, देखो यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव नंबर, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इस तरफ भी कई सारे नंबर, इस तरफ भी कई सारे नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं अपने, यहाँ पर लिख देते हैं अपन 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक, पॉजिटिव नंबर सारे। ठीक, अब यहाँ पर फंक्शन अपना जी है, तो यहाँ पर लेंगे लेट gx1 इक्वल टू gx2। अब g फंक्शन अपन ने लिया है x², तो यहाँ पर आ जाएगा x1² इक्वल टू x2²। बात समझ में आ गई। यहाँ पर हो जाएगा x1 इक्वल टू √x2²। अब आप बोलेंगे कि यहाँ से अगर अपनी x2 अपना बाहर आता है तो वो कौन से साइन के साथ आएगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा अपने, इस पर। इंटीजर अपने पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, कहने का मतलब ये आ जाएगा ±x2। देखो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो x1 x2 थे ये भाई सारी पॉजिटिव वैल्यू थी, तो यहाँ माइनस आने के कोई चांसेस ही नहीं थे, क्योंकि x1 x2 पॉजिटिव ही थे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो x1 x2 जो है ये इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और इंटीजर अपने पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए प्लस माइनस साइन आएगा ही आएगा। अब आप एक चीज देखिए, क्या ये इक्वल रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई x1 इक्वल टू जो +-x2 है, तो ये दो अलग अलग वैल्यू है जो कि इक्वल नहीं होंगे। भाई +x2 के साथ तो इक्वल हो जाएगा, बट माइनस का x2 का क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो g इज नॉट इंजेक्टिव या 1, 1 लीजिए। तो ये हो गया अपना खत्म। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज थी, मेन काम अपना ये था, यहाँ पर इसका और यहाँ पर इसका। इसलिए कभी भी फंक्शन का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप जिसके भी बारे में बात हो रही है पहले आप ये फाइंड कर लो कि उसका डोमेन और कोडोमेन क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी पूरी बात। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना ये कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 के ही जैसा है। यहाँ पर बोला जा रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 फंक्शन। तो यहाँ पर भी 2 फंक्शन के एग्जांपल देना है हमको। और कैसे फंक्शन के एग्जांपल देना है कि एक फंक्शन रहे f n और दूसरा जो g है वो भी n रहे, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर गॉफ ऑन2 होना चाहिए, लेकिन जो f है वो ऑन2 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हिंट में आपको दिया गया है कि आप f ऑफ x को ये ले सकते हैं, g ऑफ x को ये ले सकते हैं, तो आपकी चॉइस है, आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, हमको तो एग्जाम्पल देना है, तो ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये चीज समझना जरूरी है कि अगर एग्जाम्पल हमको देना है तो हम एग्जाम्पल देंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो कि थोड़ा सा अपन वही अपना मैपिंग से समझते हैं कि हमारा जो f है वो भी n to n है, यानी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 ले लेते हैं अपन। यहाँ पर है बहुत सारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और g जो है ये भी अपना n to n है, और गॉफ की बात हो रही है, यानी कि इस तरीके से ये हो जाएगा अपना गॉफ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये रहेगा अपना g। तो हमको f और g ये 2 फंक्शन की ऐसे एग्जाम्पल देना है जिसमें गॉफ तो ऑन टू रहे बट f ऑन टू ना रहे। अब ऑन टू के लिए हम क्या देखते हैं भाई, ऑन टू के लिए हम देखते हैं अपना कोडोमेन, कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। सारे के सारे इमेज के लिए डोमेन में प्री इमेज होना जरूरी है, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज तो उसको पकड़ो जिसकी बात हो रही है कि जो नहीं है, तो f ऑन टू नहीं है, तो हमने उठाया इस तरीके से, f की बात कर रहे हैं अपन, तो ये अपना f है, ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, इसके अंदर भी 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमको देखना है इसको, कोडोमेन को हमको देखना है कि f ऑन टू ना रहे, उसके लिए यहाँ पर कुछ खाली छूट जाए। तो देखो, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में लिया था f ऑफ x इक्वल टू x, तो उसमें क्या हुआ था, देखो अगर आप x की जगह पे, देखो ये आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है, x में आप वैल्यू यहाँ से रखते हो, तो यहाँ पर अगर आपने 1 रखा तो आपको फंक्शन में भी 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने 2 रखा तो 2 मिलेगा, मतलब 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, इस तरीके से चलते रहेगा। अब इस x में आप कुछ ऐसा चेंज कर दो जिससे कि यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली रह जाए। ठीक है, मतलब यहाँ से कोई इमेज यहाँ पर ना मिले।
ठीक है, मिले मगर यहाँ पे खाली रह जाए, सॉरी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अब जैसे यहाँ पर बोला है +1 किया है, तो अगर मान लो इसमें +1 ही हम कर देते हैं, तो आपको ये चीज पता है कि अगर यहाँ से आप 1 रखते हो तो 1 में 1 ऐड करने पर 2 मिलेगा। तो देखो 1 की इमेज हो जाएगी 2, आगे बढ़ोगे 2 की इमेज हो जाएगी 3, 3 की हो जाएगी 4, इस तरीके से ये 1 जो है ये खाली रह जाएगा। मतलब अपना कोडोमेन में एक एलिमेंट जो है उसकी प्री इमेज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो ये जो है ये आपका ऑन टू नहीं रहेगा। इस तरीके से देखना है। तो यहाँ पर तो ये एग्जांपल था। अब जरूरी नहीं है आप +1 ही करो, आप अपने मन से इसमें +2 कर सकते हो, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, जो मर्जी हो वो कर सकते हो। तो लेट सपोज ये एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, ये तो है ही। और अपन और एक्स्ट्रा समझ लेते हैं कि मान लीजिए इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3x हो गया कि नहीं, ठीक है। अब 3x हो गया, मतलब अब इसको हटाओ, ये तो अपन ने इसके हिसाब समझा। अब मान लो 3x है, तो अगर आपने x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, तो यहाँ पर अगर आपने 1 रखा तो 3 1 जार 3, यानी कि 1 की इमेज हो जाएगी 3। अगर आप यहाँ पर 2 रखते हो, x की जगह पे 2 रखते हो, 3 2 जार 6, तो 3 की इमेज हो जाएगी 6, जो कि नेचुरल नंबर में ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से हमको देखना, तो यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं, कई सारे एलिमेंट बीच में खाली छूटेंगे, मतलब कई सारे एलिमेंट यहाँ पर ऐसे रहेंगे जिनकी प्री इमेज यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमको सोचना है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑन टू की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हम अपने कोडोमेन को देखेंगे। तो आई होप बात क्लियर हो पाई होगी। तो यहाँ पर जो यहाँ पर दिया है आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा अगर एग्जाम्पल हम देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन f सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जो है ये हमने ले लिया f(x) = 3x। बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक फंक्शन अपन ने f ले लिया जो कि ऑन टू नहीं है, और यहाँ पर देख भी लिया कि ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं g की। तो g भी जो है ये भी अपना नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ही है, तो अपने को g(x) भी लेना है। और बोला गया गॉफ की बात हो रही है कि गॉफ ऑन टू है, तो गॉफ कहाँ से कहाँ तक, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ही ये होगा अपना। तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, चलो तो ये हटाती हूँ मैं, अभी हमने f(x) समझा। सो अब बात करते हैं हम g(x) की। g(x) क्या लें जिससे कि हमारा गॉफ ऑन टू रहे। तो एक चीज का आप ध्यान दें कि अगर आप गॉफ फाइंड करते हैं, क्योंकि हमको g(x) के बारे में नहीं बोला गया कुछ भी कि g(x) ऑन टू है या नहीं है या क्या है। हमने f(x) देखा भाई ये ऑन टू नहीं है, इस तरीके का ले लिया। लेकिन g(x) किस पर डिपेंड करेगा, गॉफ के हिसाब से देखेंगे। तो g(f) क्या होता है, g(f)(x). बात समझ में आ रही है, मतलब ये हो जाएगा g(3x). तो गॉफ का बोला है इन्होंने कि गॉफ ऑन टू होना चाहिए, गॉफ ऑन टू होना चाहिए, मतलब यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज, सॉरी हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज होना चाहिए। जैसे कि ये गॉफ की बात हो रही है तो इसकी, इन दोनों की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब अगर हम x लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारा काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर x नहीं आ रहा है, यहाँ पर 3x आ रहा है। इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, g जो है ना इसमें 3 का डिवाइड कर दो आप, तो यहाँ पर हम कर देते हैं x में डिवाइड कर देते हैं 3 का। तो यहाँ पर जिस चीज़ का मल्टीप्लाई किया उसी का आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आपका काम बन जाएगा। अब g(x) आपका क्या है, x/3, तो ये हो जाएगा 3x/3, तो 3 से 3 कैंसिल होके आपका जो गॉफ है वो x आ जाएगा। तो आप x में 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 मिलेगा, 4 रखोगे तो 4 मिलेगा, सारे नेचुरल नंबर कवर हो जाएंगे और इस तरीके से गॉफ आपका हो जाएगा ऑन टू। सो आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर हमने g(x) क्या ले लिया, x/3, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमने f(x) के लिए और g(x) दोनों के लिए एग्जाम्पल ले लिया जो कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। अब देखेंगे गॉफ ऑन टू है लेकिन f ऑन टू नहीं है। तो देखिए गॉफ की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो गॉफ ऑन टू है, तो ये रहा अपना गॉफ, और गॉफ को भी अपन लिख ही लेते हैं। गॉफ क्या हो जाएगा अपना g(f)(x), मतलब कि g(f)(x) कितना है 3x, और g(x) क्या हो जाएगा ये अपना 3x/3, यानी कि x आ जाएगा अपना, ठीक है। तो गॉफ ऑन टू है, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर गॉफ इक्वल टू y इक्वल टू x। बात आ रही समझ में भाई। ऑन टू के लिए
हम ऑब्वियसली कोडोमेन में जाते हैं। ये अपना गॉफ है, यहाँ से यहाँ मैप हो रहा है, तो ये अपना इसका कोडोमेन है। तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ही, इसलिए इतनी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो हमारा y अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो जो हमारा फंक्शन होता है, अब देखो यहाँ गॉफ है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तक आपने f के लिए करा है, तो अब फंक्शन गॉफ है तो गॉफ इक्वल टू y इक्वल टू x। अब आपको ये चीज पता है कि y में अगर आप कोई नेचुरल नंबर रखते हैं तो यहाँ पर भी हमको एक नेचुरल नंबर मिलेगा। और नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो y की जगह पे अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 मिलेगा। मतलब कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ डोमेन में प्रेजेंट है, इसीलिए ये ऑन टू रहेगा। दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि बस बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि भाई जो कोडोमेन है, कोडोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज प्रेजेंट है अपने डोमेन में, इसलिए गॉफ जो है ये ऑन टू हो गया। बात खत्म हो गई गॉफ के लिए। अब बात करते हैं एफ ऑन टू नहीं है। तो देखो अगर ये भी आपको लिखना है, बनाना है, तो आप बना सकते हो। और देखिए मैं फिर से आपको यही कह रही हूँ कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के लिए, ये भी आप ले सकते हैं। और एक्स्ट्रा किस तरीके से हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमने यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल से समझा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कुछ भी नहीं है। बस हमारी जो कंडीशन है ना वो फुलफिल होनी चाहिए बस। तो यहाँ पर हमको शो करना था कि जो गॉफ है वो ऑन टू है, तो है। अब एफ ऑन टू नहीं है, ठीक है, तो ये हटा देते हैं अपन। तो भाई एफ ऑन टू नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं ना कि एफ ऑन टू है, एफ इज नॉट ऑन टू है कि नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सबसे पहले वही लिखेंगे कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि देखिए जो फंक्शन f है ना ये भी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, तो y नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका फंक्शन क्या है अपना 3x। ध्यान दीजिए जो फंक्शन यहाँ पर रहेगा वही फंक्शन लेंगे। देखो गॉफ की बात करें तो गॉफ का फंक्शन, गॉफ अपना क्या था, x था, तो यहाँ हमने x लिया। अब यहाँ पर f की बात हो रही है तो f अपना 3x है, तो यहाँ हमने 3x ले लिया। तो यहाँ से ये हो गया y इक्वल टू 3x। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई अपॉन 3। अब आप एक बात बताइए, जो y अपॉन 3 है क्या ये नेचुरल नंबर है? क्योंकि देखिए हमारा x भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, y भी हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो f फंक्शन है ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। अब y की जगह पे अगर आप कोई भी नंबर रखते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर, तो आपको x भी एक नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए, तभी जाके आपका फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर y की जगह पे अगर आप 1 रखते हो तो 1/3 आएगा, तो क्या 1/3 नेचुरल नंबर है? नहीं है। आप 2 रख के देख लो, 2/3 नेचुरल नंबर है? नहीं है। 3 रख के देख लो, 3/3 नेचुरल नंबर 1 आ जाएगा, है। लेकिन यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐसी हैं जिन पर हमको नेचुरल नंबर नहीं मिल रहे हैं, 1 पे नहीं मिल रहा, 2 पे नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है ये ऑन टू नहीं है। तो बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि सिंस तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई जो y/3 है ये आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि x जो है नेचुरल नंबर आना चाहिए, बट x नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए f जो है ये ऑन टू नहीं, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझते हैं। हमको यहाँ पर बोला गया है गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x। यहाँ पर x हमारे पास एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, खाली नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है। कंसीडर px विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि एक px भी है जो है क्या, एक सेट है, लेकिन कैसा सेट है, इसके अंदर x के सबसेट्स ऑफ x सारे के सारे। तो भाई इस तरह के सेट को हम कहते हैं पावर सेट, ठीक है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था ये चीज
कि भाई यहाँ पर x जो है ये कोई ना कोई सेट है, अगर इसके सबसेट्स को अगर हम एक सेट में लिख दें तो वो हो जाएगा हमारा पावर सेट। ठीक है, चलिए पावर सेट से तो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, ये हमने लिख लिया। अब आगे ये बोला जा रहा है डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स एज फॉलोज। अब यहाँ पर एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, और क्या बोला गया, रिलेशन इन पी एक्स। ठीक है, फॉर सबसेट्स ए बी इन पी एक्स, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी एक्स। तो जो रिलेशन है ना ये पी एक्स पर डिफाइन है, पी एक्स पर डिफाइन है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रिलेशन ऑन ए, मतलब रिलेशन जो है ये ए टू ए डिफाइन है, रिलेशन ऑन बी बोला गया है तो रिलेशन जो है अपना ये बी टू बी डिफाइन, इस तरीके से। ठीक है, और अगर ए टू बी दिया है तो सीधा सीधा देंगे ही कि ए टू बी डिफाइन है रिलेशन। तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बोला गया है रिलेशन ऑन पी एक्स। कहने का मतलब ये है कि पी एक्स टू पी एक्स हमारा रिलेशन डिफाइन है, पहली चीज। ठीक है, तो यहाँ पर डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स एज फॉलोज। तो यहाँ पर क्या बोला गया, फॉर सबसेट्स ए बी इन पी एक्स, मतलब कि पी एक्स के अंदर में जो सबसेट्स हैं उन्हीं में ए और बी है। अब ये ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये भी सेट ही है भाई। एक्स एक सेट था, इसके अपन ने सबसेट्स बनाए तो वो भी सेट ही रहेंगे ना। ए और बी किसी तरीके के सेट है, लेकिन ये है इसके अंदर ही, पी एक्स के अंदर। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ए रिलेटेड टू बी, ए जो है वो बी से इस तरीके से रिलेटेड है इफ एंड ओनली इफ। तो बुक में इफ एंड ओनली इफ लिखा है, मैंने साइन बना दिया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। भाई बात यहाँ पर क्या बोली जा रही है कि जो रिलेशन है वो किस तरीके से डिफाइन है कि ए और बी में अगर कोई रिलेशन है तो वो तभी होगा जब ए जो है ये बी का सबसेट होगा। अब हमको ये पूछा जा रहा है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। हमको बोला गया जस्टिफाई योर आंसर, यहाँ मैंने नहीं लिखा है तो हमको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को कि अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है भाई, तो सबसे पहली चीज तो भाई ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है इससे कुछ ध्यान आया कि अगर कोई भी रिलेशन, ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो बस वही करना है और कुछ एक्स्ट्रा हमको नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो आप चाहें तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते चलते हैं बेटर तरीके से। ठीक है, चाहो तो फॉर एग्जाम्पल करके आप लिख सकते हो, बट हमको सीधी सीधी जो भाषा दी गई है उसी भाषा में हमको हमारा आंसर करना है। तो देखो x कोई सबसेट, x कोई सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट है। अब यहाँ पर ए भी हमने अपने मन से लिया है, बस नॉन एम्प्टी बोला है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है। ठीक है, अब ए बी के अगर आप सबसेट्स बनाते हो, सबसेट्स ऑफ x, तो ये क्या हो सकता है भाई, आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और अपना एक खाली भी होता है, खाली जिसको हम फाई से शो कर देते हैं। तो ये होगा सबसेट्स ऑफ एक्स। अब ये बोला गया है कि ये जो पी ऑफ एक्स है ना, ये जो सबसेट्स है ना इनका सेट है, मतलब इस सेट के अंदर ये सारे के सारे सबसेट्स आएंगे। तो हमने यहाँ पर एक सेट बनाया और इसके अंदर हमने ये सारे के सारे सबसेट्स लिख दिए, ए बी और फाई। तो फाई आपको पता है जो हमारा एम्प्टी सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है, और आगे हमको ये बोला जा रहा है कि जो रिलेशन है ना ये पी एक्स टू पी एक्स डिफाइन है, और जो रिलेशन है ए और बी में वो तभी होगा जब ए बी का सबसेट होगा। बस ए अगर बी का सबसेट है तभी ये रिलेशन होगा डिफाइन, अदरवाइज नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। चलो अब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो भाई रिफ्लेक्सिव में हम क्या पढ़ते थे कि अगर ए कोमा ए बिलोंग्स टू जो भी हमारे, जैसे यहाँ पी एक्स है, अगर आ जाता है तो हमारा जो भी रिलेशन है या जो भी फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए कि अगर हम जो रिलेशन है वो बनाते हैं, यहाँ पर इसको अच्छे से समझते हैं कि रिलेशन जो है अगर सेट के फॉर्म में अगर आप इसको लिखें, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं भाई, ए का सबसेट हो सकता है क्या, ए का सबसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है,
बी का सबसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए बी का सबसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फाई का सबसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिलेशन है ये सबसेट वाला है, तो इनमें आपस में जो रिलेशन है वो सबसेट का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है वो सेम एलिमेंट की आपस में है। तो क्या कोई भी सबसेट है वो आपस में उसका सबसेट हो सकता है, मतलब क्या ए का सबसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर हमने लिखा फॉर ए बिलोंग्स टू पी एक्स, पावर सेट को बिलोंग कर रहा है अपना ए, ठीक है। ए रिलेटेड टू बी जो है ये कब होगा, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर बी की जगह पे हम ए लिख दें, यानी सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से अगर रिलेशन हम शो कर दें, यहीं पर करते हैं कि अगर मान लो बी की जगह पे हम ए ही लिख दें, क्योंकि हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ही वही है ना, ठीक है, कि क्या ए का सबसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए रिलेटेड टू ए, बात ही खत्म हो गई। तो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो भाई इतना सब कुछ ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि भाई हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर दिमाग में क्लियर नहीं होगा, बस हमने चीजें कर ली कि हाँ भाई ए बी का सबसेट है तो ए का सबसेट होगा, हाँ बात ही खत्म हो गई। हम ये चीजें इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो चीज बोली गई है ना वो आपको क्लियरली समझ में आ सके। तो बिल्कुल ए इज द सबसेट ऑफ ए हो गई होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो ये सारा सब कुछ हटा देते हैं हम। तो देखो सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है, सिमेट्रिक के लिए जरूरी ये है रिलेशन के अंदर कि अगर मान लो ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो बी इज द सबसेट ऑफ ए आना चाहिए, यानी ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, यानी कि इसकी सिमेट्री यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन हमको ये चीज पता है कि भाई इस तरीके से ये अपना ए है और ये अपना बी है, कंडीशन यही बोली गई है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो क्या बी इज द सबसेट ऑफ ए हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई ए बी के अंदर आ रहा है तो बी बड़ा है, तो बी थोड़ी ना ए के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो यहीं पर बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर हम अपन लिखेंगे कि ए रिलेटेड टू बी जो है ये कब है, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी है, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, खैर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कि ए बी का सबसेट है बट बी ए का सबसेट नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि ए बी जो है ये बिलोंग करेगा पी एक्स को, बट बी ए जो है ये बिलोंग नहीं करेगा पी एक्स को। तो अगर ये है और ये नहीं है तो भाई हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ये तो एग्जांपल लिया था, ये नहीं लिखना है आपको। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। हमने यहाँ पर सपोज किया कि ए बी और सी ये तीन एलिमेंट्स हैं जो अपने पी एक्स के अंदर हैं, ठीक है। लेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए जो है ये बी का सबसेट है और बी जो है ये सबसेट है सी का। तो क्या ए सी का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। भाई ये अपना ए है, ठीक है, और ये अपना बी है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये गिवन है। और बी जो है ये एक सी के अंदर है, तो बी इज द सबसेट ऑफ सी, ये हमने लेट किया है। तो क्या ए सी का सबसेट होगा, तो ऑब्वियसली वो तो होना ही होना है। देन ए इज द सबसेट ऑफ सी, तो ए रिलेटेड टू सी, तो यहां लिखेंगे हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। चाहो तो इस तरीके का फिगर बना देना, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। और यहां पर बना देना कि भाई ए जो है ये बी का तो सबसेट है बट बी थोड़ी ए का सबसेट हो सकता है, बस बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे
कि भाई यहाँ पर हमको ये बताना था कि क्या ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और जस्टिफाई करना था तो जस्टिफाई कर देंगे भाई कि भाई रिलेशन अपना इक्विवेलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस रिलेशन इज तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इसीलिए हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। दैट्स इट, खत्म। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बिल्कुल विस्तार से समझ लिए, ठीक है। और आई होप कि आपको विस्तार से समझाने पे समझ में भी आया होगा। और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।